चलिए इस पार्ट के अंदर अपन आरबीएससी 10th क्लास मॉडल पेपर 2026 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को अपन इस पार्ट के अंदर लेंगे और कुछ को अगले पार्ट के अंदर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पहला नंबर का यही है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या पूछिए किन किन में से, √2, √4, √-√2 और √4/9। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ परिमेय संख्या किसकी बात करते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। क्या होने चाहिए, पूर्ण। और Q इज नॉट इक्वल टू इन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक का मतलब है, देखो एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। चलो पूर्णांक को, ठीक है, पूर्णांक होते हैं ये संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह की संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक। कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। देखो इसके बीच में आपको ये 0 दिखेगा, क्या दिखेगा, तो बीचों बीच में कौन है, 0 से एक अक्षर इधर भी है, 0 से एक इधर भी और एक अक्षर उधर भी, अर्थात इधर भी चलना है और इधर भी, 0 से इधर भी चलना है, 0 से उधर भी चलना है। तो 0 से इधर भी चलना है, 0 से इधर चलना है, तो माइनस आएगा, उधर चलेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और 0 सब क्या कहलाती है, पूर्णांक। क्या कहलाती है, लेकिन पूर्णांक का मतलब होता है पूरांक। क्या होता है, पूरा। जैसे 1 पूरा पूरा, 2 पूरा पूरा, ऐसे नहीं कि 2.3, 2.5, इस तरह के पूरा पूरा अंक होना चाहिए सीधा पूरा ही अंक। पॉइंट में कुछ भी नहीं चलेगा, 2.3 को पूर्णांक नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा अंक नहीं। क्लियर। चलिए इसके बाद अपन प्रश्न पे आते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या, तो वो है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q पूर्णांक और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिन्हें P और Q के रूप में लिखने की कोशिश की जाए, P और Q के रूप में लिखने की कोशिश की जाए, लेकिन P और Q क्या नहीं होने चाहिए, पूर्णांक नहीं हो, पूर्णांक नहीं, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं ऑप्शंस के ऊपर, तो √2 को मैंने लिख दिया √2/1। तो अब आप देखोगे कि √2 पूर्णांक है क्या, पूरा पूर्णांक है क्या, तो ये पूरा पूर्णांक नहीं है, पूरा पूर्णांक नहीं है। और पूरा पूर्णांक नहीं है इसलिए ये संख्या कैसी है, अपरिमेय। तो आपको जो अपरिमेय पूछा है वो कौन सी हो जाएगी, √। इसके बाद बात करें √4 की, तो √4 को आप देखेंगे तो √4 होता है 2, कितना हो जाता है, तो ये हो गया 2/1। और 2 भी पूरा अंक है और 1 भी पूरा। P और Q दोनों ही कैसे हैं, पूरे पूरे, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय। कौन सी हो जाएगी। फिर बात करते हैं -√-2। तो देखिए 2 का रूट आप देखोगे तो √2 आएगा, क्या आएगा, और माइनस का वर्गमूल आता है आयोटा। क्या आता है, ये आपको बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी करो तो आप इसको ऐसा लिख देना है, आपको डायरेक्टली लिख देना है, क्योंकि माइनस क्या लिखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या होती है भाई, काल्पनिक। कैसी होती है, परिमेय नहीं होती, ना ही अपरिमेय होती, ये अलग से संख्या होती है। कौन सी, काल्पनिक संख्या। तो ये भी अपरिमेय नहीं है। इसके बाद बचता है आपका √4/, और इसका आप रूट लोगे तो 2/, और 2 और 3 दोनों ही कैसे अंक हो गए, पूर्णांक। कैसे हो गए, इसलिए ये संख्या कैसी हो गई, परिमेय। कौन सी हो गई, आपसे पूछा था अपरिमेय, क्या पूछा था, और अपरिमेय कौन सी थी आपकी, √2। ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है, इसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि दो संख्याओं का HCF A और B का HCF इंटू LCM A किसके बराबर होता। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, A+B, A-B, A गुना B, A भाग B।
तो आपको ये सीधा याद होगा, ये सीधा सूत्र है कि HCF इंटू LCM होता है A इंटू बी। ए इंटू कैसे याद करेंगे, दो संख्याओं के LCM HCF का गुना दोनों संख्या के गुना के बराबर होता। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 था। मतलब ये पहले की 2 खंड है, पहले की 12 क्वेश्चन है, तो इसमें पहले में कौन सा है, दूसरा है। फिर आपको पढ़ना है पहले का ही तीसरा क्वेश्चन, और पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, y बराबर px, और आपसे पूछा गया है px में शून्यों की संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास 0 1 2 3। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन तो आपका 0 है, बी ऑप्शन आपका 1 है, सी ऑप्शन आपका 2 है, और डी ऑप्शन आपका 3 है। ठीक है, अब इसको समझिए अच्छे से। इसका आपको चित्र भी दिया हुआ है, और वो चित्र अपन यहाँ पे बना लेते हैं। कुछ इस तरह का आपका चित्र, ठीक है। चलिए, तो देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होती है, और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है px में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे ये पूछा गया कि px में शून्यांक कितने हैं। शून्यों की संख्या मतलब शून्य, मैं 1 मिनट के लिए और साफ लिख देता हूँ। px के शून्यांकों की, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द ये आता है कि शून्यांक किसे कहते, शून्यांक किसे कहते। तो देखिए अपन एक हेडिंग पढ़ेंगे छोटी सी, 1 मिनट के लिए, px के शून्यांक, px के शून्यांक। px के शून्यांक का आपको मैं डेफिनेशन सीधे याद करा देता हूँ। देखो px के शून्यांक का आप 1 मिनट के लिए ऐसे पढ़ लो, px को शून्यांक, px को शून्यांक यानी px को शून्य करने वाला अंक, px को शून्य करने वाला अंक, यानी वो अंक जिससे px आपका क्या हो जाता हो, 0, क्या हो जाता हो, शून्य, क्या हो जाता हो। दोबारा समझे, px को शून्य अंक यानी px को शून्य करने वाला अंक, तो ऐसा अंक जिससे पूरा px क्या हो जाता हो, 0, क्या हो जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, शून्य, क्या बोलते हैं। और यहाँ px किसके बराबर है, y, किसके बराबर है, यानी कि y बराबर क्या हो जाता हो, 0, क्या हो जाता हो, y बराबर 0। तो बोलो y बराबर 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर। किस पर होता है, x। तो अब आपको देखना है इस कर्व के अंदर कि x बराबर y अक्ष पर x का मान कितना होना चाहिए, 0। तो आप लोग देखोगे कि एक तो ये पॉइंट है जो x अक्ष पर है, किस पर है, अर्थात y का मान 0, y का मान 0 मतलब px का मान 0, px का मान मतलब px का शून्य। तो एक तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट, तो 1 2 3 कितने पॉइंट हैं। किस पॉइंट पे देखना है आपको, x अक्ष पर। किस पर देखना है, तो x अक्ष पर आपको देखेंगे 3 पॉइंट, कितने देख रहे हैं, तो कितने शून्यांक हो गए, शून्यांक कितने हो गए, 3, ऑप्शन नंबर। दोबारा से समझिए एक बार, आपका क्वेश्चन है px के शून्यांकों की संख्या, तो px के शून्यांकों की संख्या, तो हमें ये पता करना है कि शून्यांक किसे कहते। तो px के शून्यांक, मैंने आपको बताया px के शून्यांक को आप 1 मिनट के लिए क्या पढ़ लो, px को शून्यांक, अर्थात px को शून्य करने वाला अंक, यानी वो मान जिससे px क्या हो जाता हो, शून्य, क्या हो जाता हो। तो शून्य कर दिया, px की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, y क्या दी गई है, तो y बराबर 0। और आप लोग देखोगे कि y बराबर 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर, कहाँ होता है। तो x अक्ष पर इस कर्व को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3 जगह कट हो रहा है, कितनी जगह, तो कितने शून्यांक हो गए आपके, 3। अच्छे समझ में आया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे आए, चौथा। दो सरल रेखा, दो a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। कब कब करती हैं, तो इसका आपको सीधा सा सूत्र पड़ा होगा
देखिए 3 तरह की कंडीशन बनती है आपकी, प्रतिच्छेद करना, समांतर होना और संगत होना, संगत होना या संपाती होना। ठीक है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी? जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। क्या होगा? और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही पूछा आपसे कि प्रतिच्छेद कब करती है, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा, लेकिन समांतर होने की क्या कंडीशन है? a1 a2 बराबर b1 b2 लेकिन नॉट इक्वल c1, और संगत होने की कंडीशन है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर और c1 c2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि दो सरल रेखाएं ये वाली प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने का कंडीशन है आपका ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर श्रेणी, क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/, और इसका आपसे पूछा गया है सार्व अंतर। क्या पूछा गया है? सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर बोले तो डिफरेंस, क्या पूछा है? डिफरेंस, डी का मान। किसका मान? डी का मान। तो आप लोगों ने बोला, देखो इसमें खुद ने बोला है समांतर श्रेणी है। क्या बोला है? समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है इसका मतलब इनमें सब में डिफरेंस क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। तो किसी को भी किसी में से घटा के आप क्या निकाल सकते हो? डिफरेंस। क्या निकाल सकते हो? लेकिन डिफरेंस की डेफिनेशन है बाद वाले में से पहले वाला घटाना है। बाद वाले में से, तो बाद वाला ये है जैसे 5/3, इसमें से मुझे क्या घटा सकता हूँ? 1/, और घटाने के बाद आपको पता चलेगा 3 एलसीएम, 3 का भाग दोगे तो 5/, और ये हो जाएगा आपका 4/। डी का मान कितना आएगा? 4/। याद रखें डिफरेंस निकालते हैं पीछे माइनस सेकंड, दूसरे में से पहला, दूसरे में से या तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा घटाना। ठीक है, पीछे वाले में से पहले वाला घटाना। ओके, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आए, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र। योग का सूत्र, यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, मैं भी लिख देता हूँ। चलो, पहला n+1/2, n ऑप्शन, n इंटू n+1/, दूसरे में n इंटू n-1, तीसरे ऑप्शन के अंदर n इंटू 1 - n/, और चौथे ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा n इंटू n² + 1/2। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन के अंदर आप समझें तो देखिए, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग। अगर आपको किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा कि आंसर ये है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन नहीं है याद तो कैसे करना है उसको समझें। प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र। तो प्रथम n धन पूर्णांक लेने, कैसे लेने? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पूर्णांकों में आप लोगों ने सुना होगा प्रथम कौन होता है? n, दूसरा, तीसरा, और इस तरह से आपको कितने ले लेने? n। कितने लेने? तो इन सब का आपको निकालना है योग। क्या निकालना है? योग। तो इस योग के अंदर आप लोग देखेंगे तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई? समांतर श्रेणी में फर्स्ट टर्म क्या है? 1। डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गए तो 1, और लास्ट टर्म an, आखिरी टर्म कौन सी है आपकी? n। और टोटल टर्म आप गिनोगे तो कितनी हो गई? n बराबर n। कितनी हो गई? टोटल टर्म कितनी है? ये n है, और लास्ट टर्म कौन सी है? n। अब आपका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है योग। क्या पूछा गया है? और योग का मतलब Sn का फॉर्मूला। तो Sn का फॉर्मूला क्या कहलाता है? 2 फॉर्मूले, आप चाहो तो कोई सा भी यूज कर लेते। तो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। n/2 a प्लस a, कुछ लोग a प्लस l भी पढ़ते हैं, कुछ लोग a प्लस an भी पढ़ते हैं। तो an कह दो या l कह दो, लास्ट। ठीक है, एक ही बात। तो अब आप फॉर्मूले में रख दें, n की जगह n है, a की जगह 1 है,
और ए एन कितना आया, लास्ट टर्म कौन सी है आपकी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एन वाई टू और एन प्लस। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन के अंदर देखिए त्रिभुज एबीसी सिमिलर हैं डीई एफ, लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये किस रूल से सिमिलर हैं, कौन सा रूल इनके अंदर लगा हुआ। तो देखिएगा, मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। एबीसी ये 50 डिग्री है, ये 2 है, ये 4 है, और ऐसा ही एक चित्र डीई, ये 3 है, ये 6 है, और ये आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब सुनिएगा, आपसे जो पूछा गया है कि कौन से रूल से ये सब क्या है, सिमिलर। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रिपल एस, दूसरा ऑप्शन है एस ए एस, तीसरा ऑप्शन है ए एस ए, और चौथा ऑप्शन है ट्रिपल ए, ट्रिपल। ठीक है, तो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता देता हूँ। देखिए, ये साइड है, भुजा है, क्या है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, और इनके बीच में क्या है, एंगल। क्या बन रहा है, एंगल। तो एस ए एस, एस ए एस, 2 साइड और एक एंगल, और एंगल भी किन में होना चाहिए, साइडों के अंदर, साइडों के, ये दोनों साइडों के अंदर है। ठीक है, तो कौन सा रूल हो जाएगा आपका, एस ए एस। इसके अलावा अगला प्रश्न, बिंदु 3,4 की किससे, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। अच्छा, ये कौन सा प्रश्न चल रहा है आपका, 8 नंबर, कौन सा चल रहा है, और ये था आपका 7 नंबर। तो बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, आपके पास ऑप्शन अगर मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, 3, 4, 7 है। कौन कौन से ऑप्शन है, 3 है, दूसरा 4, तीसरा 7 और चौथा 1, ये 4 ऑप्शन है। तो अच्छे से समझिए, बिंदु 3,4, ग्राफ में अगर आप देखोगे तो बिंदु 3,4 का मतलब एक्स अक्ष पे 3 तरफ जाना है, 1, 2 और वाई डायरेक्शन में 4 कदम जाना है, 1, 2, 3 और मान लो ये 4। तो आपका बिंदु हो गया 3,4, 3,4। अब आपसे क्या पूछा गया है कि एक्स अक्ष से कितना दूर है, एक्स अक्ष से कितना दूर, तो ये एक्स अक्ष हो जाती है आपकी। इस एक्स अक्ष से कितना दूर है, ये दूरी कितनी, तो आप लोगों को देखी होगी, ये दूरी पड़ेगी कम से कम 4, कितने के बराबर है, 4। तो इसलिए एक्स अक्ष की दूरी कितनी होगी, एक्स अक्ष से दूरी। अगर ये प्रश्न पूछ लेता आपसे वाई अक्ष से दूरी, क्या पूछ लेता, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपका वाई अक्ष, तो वाई अक्ष से दूरी हो गई है, कितनी हो गई, कौन सी हो गई, ये वाली, और ये वाली कितनी दूरी है, आप देखोगे तो 3 है, कितनी है, जबकि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 4, कितनी है, 4। ठीक है, बाकी क्लास नेक्स्ट वीडियो के अंदर।